सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण रेकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों के कमेंट्स भी थे कि सर आप रेकरिंग डेसिमल कराओ, तो चीज़ों को हम बहुत ही जीरो से शुरू करेंगे। और इस वीडियोज़ में ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और तरह के एक्स्ट्रा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार पैसेंस के साथ पूरी वीडियोज़ को देख लेना। जितनी दिक्कतें हैं आपको, जितनी सारी डॉट्स हैं ना, सारे के सारे क्लियर हो जानी है इस वीडियोज़ में। आइए शुरू करते हैं। बहुत ही जीरो लेवल से, बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर के बारे में। जो हमारी संख्याएँ हैं वो किस तरह से उसका क्लासिफिकेशंस हुआ है और कहाँ हमें रेकरिंग डेसिमल देखने को मिलेंगे वो सीखेंगे हम अभी। और देखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशंस, है ना। तो जो हमारे नंबर हैं वो पूरे दो भाग में बटे होते हैं। हमने नंबर को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। एक जो हमारा होता है वो रियल नंबर, और दूसरा जो हमारा होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर हम किसे कहेंगे? जो वास्तविक संख्या हो गई, है ना। और इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक संख्या हो गई। हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बस जानना है रेकरिंग डेसिमल के बारे में। जितनी भी बातें मैं करूँगा वहाँ जाके करूँगा, पहले वो देख लेते हैं थोड़ा। फिर क्या करते हैं, रियल नंबर को फिर जब हम आगे क्लासीफाइड करेंगे तो हमें ये दो भाग में फिर बटा हुआ देखने को मिलेगा। और एक होगा हमारा इंटीजर, और दूसरा जो हमारा होगा वो होगा डेसिमल। इंटीजर जिसे आप पूर्णांक के नाम से जानते हो, और डेसिमल जिसे आप दशमलव के नाम से जानते हो। फिर हम डेसिमल को जब क्लासीफाइड करेंगे तब हमें फिर से दो पार्ट देखने को मिलेगा, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसे हम शांत कहेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग जिसे हम अशांत के नाम से जानेंगे। जब हम फिर से आगे क्लासिफाइड करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग को, तो फिर से हमें दो पार्ट देखने को मिलेगा। एक जो होगा वो हमारा होगा रिपीटिंग, REPEATING, है ना, रिपीटिंग। और फिर नॉन रिपीटिंग, इस तरह से। अब समझना है आपको, एक एक कर समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे कि जब हम नंबर को दो भाग में बांटेंगे, रेशनल इमेजिनरी, फिर रियल नंबर हमारा, रियल और इमेजिनरी, फिर रियल नंबर हमारा बटेगा इंटीजर और डेसिमल, फिर डेसिमल बटेगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, और फिर नॉन टर्मिनेटिंग बटेगा रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में। क्या होता है थोड़ा सा जानेंगे। डेसिमल से हम शुरू करते हैं। दशमलव क्या होते हैं, चीज़ें आपको पता है। दशमलव क्या होगा, जैसे अगर हम लिखते हैं 2.4, ये दशमलव हमारा होता है ना। टर्मिनेटिंग मतलब जो शांत होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो अशांत होगा। शांत कहने का मतलब होगा कि जैसे 2.4, 3.5, 2.6, 0.7, 0.9, 1.3, ये सब सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो अशांत होते हैं। देखिएगा, अगर हम कह दें आपसे कि 0.333333 ये कंटिन्यू है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, जो अशांत है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये भी होगा हमारा जो अशांत है। उसके बाद ऐसा भी कुछ हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसका कोई अपना एक पैटर्न नहीं होगा। 9, फिर 2 3 4 6 5 7 9 3 2 1, कुछ भी ऐसे एक जो होगा जिसका अपना कोई एक पैटर्न नहीं होगा, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। और भी कह सकते हैं 3 2 4 1 3 1 4 6 9 8 7 2 1 3, कुछ भी। यानी जो ये एग्जाम्पल है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग का है, यानी जो अशांत है। आप अशांत समझ सकते हो कि किस तरह से हम ये कह रहे हैं। और ये जो सारे डेसिमल थे वो शांत यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल थे। अब आते हैं आगे। अब हम जब नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो पार्ट में बांट रखे हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग समझ में आना चाहिए आपको। रिपीटिंग कहने का मतलब कि दशमलव के बाद जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, एक पैटर्न में चल रहा है।
जैसे अगर हम कह देंगे कि 0.555, 0.555, 0.555, ये एक रिपीटिंग पैटर्न है हमारा। या कहेंगे 0.123, 123, 123, ये हमारा रिपीटिंग पैटर्न है। तो इसे हम कहेंगे रिपीटिंग। जैसे 0.144444, ये क्या होगा? रिपीटिंग बिल्कुल होगा। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, जिसका दशमलव के बाद कोई एक अपना पैटर्न नहीं हो, कुछ भी आ जाता है, यूं ही ऐसे ही कुछ भी, ये तरह से, है ना। तो ये हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब आते हैं, समझेंगे इस बात को कि टर्मिनेटिंग जो होगा शांत होगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है यहाँ पे। ये जो टर्मिनेटिंग है शांत है। जैसे हमने कहा कि 3.2, तो आप क्या कह सकते हो कि इसे हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और ये 16 और 5 होगा, यानी 16/5, जिससे आप किस फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। क्या ये कह पाओगे आप? फिर देखते हैं। जैसे हमने बोला 1.4 हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और 7/5 आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। बोलोगे जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग में एक रिपीटिंग है और एक नॉन रिपीटिंग है। तो जो नॉन रिपीटिंग है हमारा, जैसे 0.333, इस तरह से ये रिपीटिंग हो रहा है, तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकेंगे या नहीं लिख सकेंगे? तो अभी बस छोटा सा एग्जांपल, इसे हम लिख पाएंगे। आपको पता है ये जो वैल्यू कंटिन्यू है, इसे रोकने के लिए इसके ऊपर हम बार, रेकरिंग, कुछ भी मोड लगा सकते हैं। वो चीज़ हम समझेंगे बाद में, अभी बस हम क्लासिफिकेशंस देख रहे हैं। और इसे जब रोकने के बाद तो आप जानते हो ये 3/9 होगा, यानी इस भी वैल्यू को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको कुछ ऐसा पैटर्न दे देंगे 1 2 4 3 2 1 9 8 7 6 4 और ये कंटिन्यू है, जैसे 0.31423, कुछ भी इस तरह से, है ना, 3.1432197 कुछ भी ऐसे दे दिया हमने, तो क्या आप इसे P/Q के फॉर्म में लिख पाओगे? क्या आप लिख पाओगे इसे P/Q के फॉर्म में? इसे P/Q के फॉर्म में आप लिख पाओगे? तो आप कहोगे जी नहीं, बिल्कुल हम नहीं लिख पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये दोनों वैल्यू को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन नॉन रिपीटिंग को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो ये वाली नंबर है हमारा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इसे ही हम रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे, जिसे आप परिमेय संख्या के नाम से जानते हो हिंदी में। इसे किस नाम से हम जानेंगे? रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और रेशनल नंबर क्या होता है कि जिस भी संख्या को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां P और Q हमारा क्या होगा? इंटीजर वैल्यू होगा, और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बातें आपको पता है, जब किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाता है, ये वैल्यू को इन्फिनाइट फॉर्म बनाता है, और इसका तो वैल्यू ख़त्म हो चुका है, तो वो रेशनल नंबर कैसे हुआ? और नॉन रिपीटिंग जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है, यानी जिस वैल्यू को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे, और जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब आप Q लिख ही नहीं पाओगे तो फिर उसकी बात ही करना आगे फ़ायदा नहीं है। यानी समझ में आपको आई होगी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम किसे कहेंगे? तो आप कहोगे टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे, और नॉन रिपीटिंग को केवल इरेशनल नंबर कहेंगे, अप्राकृत संख्या कहेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आई अभी तक? अब आपको समझ में आ रही होगी कि जो हमारा रेकरिंग, जो रिपीटिंग डेसिमल है, इसी को हम रेकरिंग डेसिमल के भी नाम से जानते हैं। यानी रिपीटिंग जो हमारा डेसिमल है, इसी को हम रेकरिंग डेसिमल के नाम से जानते हैं। अभी तो हमने आपको दिखाया था, एक एक चीज़ करके समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले मैंने ये बताया कि जो रिपीटिंग डेसिमल है वो रेकरिंग डेसिमल है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम केवल बात करेंगे रेकरिंग डेसिमल के बारे में। हम पहुँच चुके हैं रेकरिंग डेसिमल कहाँ होगा, रिपीटिंग डेसिमल के जगह पे, और बाकी सारी चीज़ों को हम समझेंगे विशेष बाद में, जब हम नंबर सिस्टम पूरी तरह से पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, वरना हम मिटाएंगे इसे। यहाँ तक समझ में आ गई ना सारे लोगों को? चलिए,
एकदम बिल्कुल जीरो से समझ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी आज के बाद से। आपको कहीं और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस वीडियोज़ को एक बार पूरे दिल से देख लो, सारी प्रॉब्लम आपको सोल्व हो जानी है। अब हम स्पेशल बात करेंगे किसका, रिकरिंग डेसिमल के बारे में। बिल्कुल एकदम बहुत मज़े में पढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे सब कुछ। और जो आज हम सीखेंगे वो आज के पहले आपने कभी नहीं सीखा होगा। रिकरिंग डेसिमल आपने पढ़ा होगा, ये मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सभी लोग पढ़े होते हैं ना। लेकिन जो आज हम सीखेंगे रिकरिंग डेसिमल में, वो आप आज से पहले आपने नहीं सीखा होगा, ये मेरा बिल्कुल भरोसा है। बस आपको देखना है कि क्या हम नया सीखने वाले हैं आज की क्लास में। रिकरिंग डेसिमल कहने का मतलब ये हुआ कि रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब ये हुआ, कुछ एग्जांपल देखेंगे जैसे 0, 1, 2, 3, 0.123, 1, 2, 3, इस तरह से ये कंटिन्यू रिपीटिंग डेसिमल में होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो 0.333, ये कंटिन्यू हो गया। 0.1111 इस तरह से ये चलता रहा और कंटिन्यू हो गया, है ना। उसके बाद 0.5444 ये कंटिन्यू हो गया। 0.321 उसके बाद ये कंटिन्यू हो गया। कुछ भी 3.212 212 इस तरह से ये कंटिन्यू हो गया। यानी जो भी नंबर है रिपीटिंग फॉर्म में आपको दिख रहा है, यानी अब आपको समझना है कि रिकरिंग डेसिमल यानी रिकरिंग हम क्या कह रहे हैं। डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल के बारे में क्या समझना है, ये जानना ज़रूरी है आपको कि जैसे ये नंबर कंटिन्यू चल रहा है तो इसे p/q के फॉर्म में चेंज करना है। यही क्वेश्चंस आते हैं ना रिकरिंग डेसिमल में। क्या क्वेश्चंस आता है कि जो दशमलव का वैल्यू है उसे हम फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, p/q के फॉर्म में कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए कि जो नंबर रिपीटिंग है हमारा 0 दशमलव कौन से नंबर पूरा रिपीटेड हो रहा है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीटिंग हो रहा है। तो इस चीज़ को हम रोकना चाहेंगे। रोकना चाहेंगे का मतलब ये हुआ कि इस चीज़ों को हम स्थिर करेंगे, और स्थिर करने के लिए अगर आप जिस नंबर जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर अगर आप रिकरिंग लगाते हो, वार लगाते हो, वो नंबर रुक गया। अब इसका मतलब है कि ये नंबर आपका बार बार रिपीट हुआ है। लिखने का केवल क्या यही तरीका है? बिल्कुल नहीं। देखिए हम कितने तरीके से इस चीज़ों को लिख सकते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। 0 दशमलव सबसे पहले तो हमने लाइन बना दिया, क्लियर है ना। उसके बाद अगर हमें लिखना होगा डॉट के रूप में तो हम इसे डॉट के रूप में ऐसे भी लिखेंगे जैसे अगर हमने लिखा। आगे हम सीखेंगे सारी चीज़ें। अगर इसे हमें और लिखना होगा अलग तरीके से तो 0 दशमलव कोष्ठ में, छोटी कोष्ठ में लिखेंगे। आप इसे भी कह सकते हो कि रिपीटिंग डेसिमल वाला उदाहरण है। इसको अगर और लिखना होगा किसी तरीके से तो हम इसके ऊपर आर्क लगाएंगे। आर्क आप पढ़े हो, चाप का सिंबल जो होता है आर्क, वो भी लगा करके हम इसे दिखा सकते हैं कि ये रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। बातें क्लियर हो गई आपको कि हम क्या क्या कह रहे थे। आपको कितने तरीके से हमने सिखाया लगाने के लिए। या तो आप लाइन बनाओ ऊपर में, जिसे हम वार कहते हैं। उसके बाद आप पॉइंट लगा के भी रोक सकते हो। उसके बाद छोटी कोष्ठ में भी आप रोक सकते हो, या उसके बाद आप आर्क लगाओगे ना तब भी वो रुक गया। और ये सारे एग्जाम्पल लिखने के तरीके हैं। हम इतने तरीके से लिख पाएंगे रिकरिंग डेसिमल में नंबर को। बातें समझ रहे हो? मिटा दें इस चीज़ों को। देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारा 0.333 कंटिन्यू नंबर है तो इसे रोकना चाहेंगे तो 3 पे बार लगाएंगे, या फिर इसे लिखना चाहेंगे तो 0.3 को छोटी कोष्ठ में लिखेंगे, या फिर इसे लिखना चाहेंगे तो 0.3 पे एक पॉइंट लगाएंगे, या फिर इसे रोकना चाहेंगे तो 0.3 पे आर्क लगाएंगे। देखिए इतने सारे तरीके हो सकते हैं इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। रिकरिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट हम इतने तरीके से कर सकते हैं। ये सब माध्यम, ये सब तरीका है बताने का कि जो एग्जाम्पल है रिकरिंग डेसिमल का, ये भी रिकरिंग और ये भी रिकरिंग डेसिमल का। समझ पा रहे हो आप लोग? चलिए आगे देखेंगे। ये है हमारा एक, बार लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम 0 दशमलव छोटी कोष्ठ में 1 लिखेंगे तब भी वही बात हो गई, है ना। उसके बाद देखिए ये आते हैं यहाँ पे, ये 5 रिपीटिंग कौन सा नंबर है? तो आप कहोगे सर 5 लिखा हुआ है, रिपीटिंग तो केवल 4 हो रहा है, तो ये हमारा 4 हो गया रिपीटिंग। तो जो नंबर रिपीटिंग है केवल उसी को रोकना है ना, तो उसके ऊपर हमने बार लगाया। अब यह हम लिख सकेंगे 5
इस तरह से भी हम लिख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम लिख सकेंगे इस तरह से, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए, या फिर डॉट लगा दो, इसके जगह पे डॉट भी लगा सकते हैं। फिर ये नंबर आता है, आगे आएगा 0.32। रिपीटिंग कौन सा नंबर है? 1 1 1, यानी 1 के ऊपर हम मोड लगा देंगे या बार लगा देंगे। आगे आएंगे 3.212, तो 212 बार बार रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। तो ये बस एग्जाम्पल था रेकरिंग डेसिमल का समझने का कि हम कितने तरीके से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, क्या होता है रेकरिंग डेसिमल, क्या होता है रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है ना, मिटा दे इसे। चलिए अब बारी बारी से समझेंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं और उस क्वेश्चन को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे रेशनल नंबर में, यानी कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, ये तो अभी बस हमने एग्जांपल समझाया आपको। एक सेकेंड, तो शुरू करेंगे हम लोग। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि 0.4 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। रिप्रेजेंट करना है आपको, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, कि इसे भिन्न में अगर हम बदलेंगे तो क्या होगा ये समझना है। तो सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक चीज़ों से देखेंगे और फिर डायरेक्ट हम करने के लिए सीखेंगे कि आखिर करें ऐसा क्यों हो पा रहा है ना। सबसे पहले अगर ये वैल्यू को अगर हम समझेंगे कि ये x का वैल्यू है, बात समझिए, तो इस दशमलव को ख़त्म करने के लिए आप क्या समझोगे, सॉरी बार को ख़त्म करने के लिए आप ये समझ रहे हो कि जो x का वैल्यू है वो 0.444 ये कंटिन्यू होगा। बिल्कुल होगा ना, क्योंकि बार जो रेकरिंग का काम करता है वो रिपीटिंग को रोकने के लिए करता है। अगर हम 10 से दोनों साइड में गुना कर लेंगे, जब हम 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो यहाँ भी 10 से गुना करने के बाद आपको पता है ये दशमलव उठ के यहाँ चला आएगा और ये 444 ये तो कंटिन्यू है ना। अब आप बताओ यहाँ से ये 10x हो गया हमारा, सॉरी समझेंगे यहाँ से इस चीज़ों को पहले कि ये वाली इक्वेशंस और ये वाली इक्वेशंस का जब हम अंतर करेंगे, देखना है गौर से, तो 10x में से x गया तो कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 9x मिलेगा। और 4.444 में ये वैल्यू घटेगा तो दशमलव वाली वैल्यू इसके साथ ख़त्म हो जाएगा तो 0 मिलेगा, केवल यहाँ क्या रह गया 4 रह गया। तो x का वैल्यू कितना दिखा 4/9 मिल चुका है हमें। वैल्यू अभी हमने माना था x का मान और x कितना है 4/9, यानी कि अगर हम लिखना चाहेंगे 0.4 पे रेकरिंग तो वो वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होगा 4/9 होगा। आइए आगे देखेंगे। जैसे हमारे सामने 0.47 पे बार है, आपको बताना है कि फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। अगर ये वैल्यू पूरा का पूरा x के बराबर है तो x को आप मोड हटाने के लिए आपको पता है 47 पे है, तो ये 47 बार बार रिपीटिंग होगा, बिल्कुल होगा ना। अब आप बताओ यहाँ से कि जब हम वैल्यू को यहाँ 100 से गुना कर लेंगे, 100 से गुना करने के बाद आप देखोगे कि जो ये हमारा दशमलव है वो 2 अंक के आगे चला जाएगा, क्योंकि 00 से हमने गुना किया है। तो ये 47 दशमलव, अब ये बच्चों वाली चीज़ें, ये चीज़ें बताने की ज़रूरत है नहीं आपको। अब इस चीज़ को अगर मिटाएंगे, आप सभी अच्छे स्टूडेंट्स हो, इन सारी चीज़ों को अगर हम घटाएंगे तो 100x में 1x गया तो कितना मिलेगा 99x मिलेगा। और आप देखना 47 दशमलव के बाद 47 और ये भी दशमलव के बाद 47 बिल्कुल सेम नंबर है, तो ये चीज़ें बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी और कितना रह गया 47 रह गया। तो x का जो वैल्यू है वो 47/99 हो गया। बातें समझोगे यहाँ से। फिर से हमें एक रिजल्ट मिला है, यानी ये जो वैल्यू है वो 47/99 लिखा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही स्लो है ना। अगर ऐसे हम एग्ज़ाम में करने के लिए बैठ गए तब तो हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होगा। और ये हम ऐसे करते थे 10th क्लास में, सभी को याद है ना, 10th क्लास में ऐसे हमने करना था, बहुत ज़्यादा करना था। और भी तरीके से करेंगे बस, लेकिन ऐसे जो तरीके हैं वो हम बच्चे वाले तरीके यहाँ कर रहे हैं। और ये चीज़ें अभी हमें नहीं करना है, लेकिन समझना है आपको, ताकि हम वो चीज़ें कैसे कर पाएंगे ना उसमें आसान होगा ये चीज़ों समझने के बाद। मिटा रहे हैं इस चीज़ों को और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। मतलब पहले ये समझेंगे कि ये चीज़ें जो हम कर रहे थे वो अभी, कि अगर हमने बोला कि 0.4 पे मोड लगा हुआ है, सॉरी बार लगा हुआ है, तो वो चीज़ों को हमने ये किया कि 4 को 4 रहने दिया और देखा कि दशमलव के बाद कितने अंक थे, 1 अंक थे, और उस अंक पे 1 बार है तो 1 9 नीचे आया था।
आया था ना। उसके बाद हमने क्या किया, 0.47 किया था और इस पर पूरा का पूरा बार लगाया था। फिर क्या हमने देखा कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो आप कहोगे सर 2 अंक है। सबसे पहले जो दशमलव में है, दशमलव के बाद नंबर लिखा हो वो नंबर हमने लिखा, ऊपर में वही चीज़ें आई थी, और नीचे आया था 99। तो हम देख रहे थे कि दशमलव के बाद 2 डिजिट है और दोनों डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो उसके नीचे 2 9 आए हैं। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चंस और करेंगे, 343 पे बार लगा हुआ होगा, तब आप क्या कहोगे कि सर 343 तो लिखेंगे ही, और देखेंगे दशमलव के बाद कितना डिजिट है, तो आप कह रहे हो सर 3 डिजिट है और तीनों पे बार है, यानी 3 9 आएगा। 0.1234 क्लियर है, उस पर बार लगा हुआ है। जब बार लगा हुआ है और इस बार को हटाना है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 1 2 3 4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे हम। दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, और ये 4 डिजिट में 4 डिजिट को जब हम नीचे 4 9 लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है रेकरिंग जो है वो चारों अंक पे है, तो ये देख रहे थे कि दशमलव के बाद जितने डिजिट हैं उतने नीचे 9 आ रहे हैं। किस कंडीशन में, जब पूरे नंबर पे बार आ रहा है। इसको अगर थोड़ा सा हम फॉर्मुलाइज करना चाहेंगे ना, उस चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अगर 0 पे ए नंबर कोई है और उस पर मोड है, उस पर बार लगा हुआ है, तो वो a/9 का फॉर्म देगा। उसी तरह से 0 दशमलव कोई 2 डिजिट का नंबर है और पूरा के पूरा बार लगा हुआ है, तो वो ab/99 देगा। उसी तरह से अगर ये 3 नंबर हमारा है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो वो पूरा का पूरा नीचे 3 9 देगा। इस तरह से ये सीरीज़ें कंटिन्यू रहेगी। मतलब आप समझ गए हो कि दशमलव के बाद अगर सारी संख्याओं पे बार लगा हो तो किस तरह से हम उसे फ्रैक्शन में चेंज कर पाएंगे। समझ गए क्या? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ दिया, ठीक है, आपको ये x का वैल्यू है, बताना है इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले ये चीज़ें लिखा हुआ क्या है, अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो 0.43 पे बार है ना, क्योंकि रिपीटिंग नंबर कौन है, तो आप कह रहे हो सर 3 रिपीटिंग है, तो हमने क्या किया, 3 पे ही केवल बार लगाया है। अब समझिएगा क्या करेंगे, इसे हम समझेंगे, बहुत आसान है ये, कि जब हम इसे 10 से गुना करेंगे, है ना, तो जब 10 से गुना करेंगे तो 4.333 इस तरह से ये नंबर है कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि दशमलव एक अंक के बाद खिसकेगा, क्योंकि हमने 10 से गुना किया है। और जब दोनों वैल्यू को घटाएंगे हम यहाँ पे, तो 10x में से 1x गया तो 9x मिलेगा। और यहाँ गौर से समझिएगा कि 4.333 इस तरह से नंबर है और घटाना है 0.4333 ये नंबर। तो देखिए ये नंबर तो बिल्कुल सेम है, ये नंबर तो घट के तो 0 और 0 देना है ना हमें यहाँ पे, बस यहाँ हमें माइनस करना था ये दोनों नंबर को, यानी 4.3 माइनस 0.4, तो ये 9 हो गया और ये 3 हो गया, यानी 3.9 मिलेगा और बाकी आगे 0 0 मिलेगा। तो 9x का जो वैल्यू है 3.9 के बराबर है और x का जो वैल्यू होगा 3.9/9 होगा, और नीचे हम 90 लगा देंगे, यानी एक 0 आ गया। यानी जो वैल्यू मिला फ्रैक्शन में वो हमें मिला 39/90। अब आप बताओ, अभी जो हम सीख रहे थे कि जब हमारा x का वैल्यू 0.43 पे पूरा का पूरा बार था, तो ये हम 43/99 कर रहे थे ना। लेकिन जब हम केवल ये देखें कि केवल 3 पे बार है, तो ये 39/90 हो गया। बातें समझ रहे हो क्यों हो रहा है ऐसा? तो समझेंगे इस चीज़ को और हम ऐसे प्रूफ करना छोड़ेंगे इस चीज़ को। बहुत आसान है ये चीज़ें, एक एक चीज़ को हम समझ लेंगे बहुत आसान तरीके से। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने देखा कि 0.4 पे 3 है इस तरह से, तो ये 39/90 कैसे मिला? पहले ये देखिए कि जिस नंबर पे बार लगा हुआ है, तो उस चीज़ों को हम छोड़ करके शेष नंबर को इस नंबर में घटा लेंगे, तो 43 - 4 हो गया, क्योंकि 4 पे बार तो है नहीं। उसके बाद दशमलव के बाद देखना है कि कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं,
कितने पे बार लगा है, रेकरिंग कितने पे है, तो 1 पे है, तो 1 9। कितने पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 पे रेकरिंग नहीं है, तो उतना 0। मतलब ये हमने कहा कि जिस पे बार या रेकरिंग लगा हो उतना 9, और जिस पे बार या रेकरिंग नहीं लगा हो उतना 0। समझेंगे हम और एग्जाम्पल से। जब 43 माइनस 4 करेंगे 39 और बटा 90, यही चीज़ें बिल्कुल सेम है यहाँ पे लिखा होगा। बातें समझ गए? जैसे हमने बोला 133 इस पे लगा हुआ है, ठीक है। देखेंगे ये हमने बोला कि 133 लिखेंगे, नीचे पहले समझेंगे क्या लिखा हुआ है। दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, जिसमें से 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो 1 9 नीचे होगा। कितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है, 2 डिजिट पे, तो हम नीचे 2 0 लगा देंगे। यानी जिस पे बार नहीं है उतना 0, और माइनस कौन से नंबर को करेंगे, जितनों पे बार नहीं है, यानी 13 को घटा देंगे, तो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2, और 120 बटा 900 यानी 12 बटा 90। इस तरह से हम इसको सॉल्व करके लिख पाएंगे। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन के रूप में, तो हमें 12 बटा 90 देखने को मिलेगा। बातें समझ में आ रही हैं? आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे 3.144 इस तरह से ये नंबर है, ठीक है, कंटिन्यू है। आपको बताना है इसे फ्रैक्शन में चेंज करके, तो इसको लिखना चाहोगे तो 3.14 को मोड में लगाओगे, सॉरी बार करोगे, इसके ऊपर बार लगाओगे, रेकरिंग लगाओगे। फिर क्या करेंगे, जब इसे हम सॉल्व करना चाहेंगे तो 2 तरीका है सॉल्व करने का, समझेंगे बहुत आसान तरीके से। कि एक तो तरीका है कि 314 आप लिख दिए, और उसमें कितना घटाना है, 31 घटाना है आपको, क्योंकि टोटल पे बार या रेकरिंग नहीं है। अब देखना है कि दशमलव के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, जिसमें 1 पे बार है और 1 पे बार नहीं है। तो जिस पे बार है उतना 9, जिस पे बार नहीं है उतना 0। सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 8 3 11, और ये हो गया 283 बटा 90। एक तरीका तो हमारा ये था सॉल्व करने का, कि जब हम इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारा ये वैल्यू होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, यहाँ तक सीखेंगे कि 3.14 के फॉर्म में ऐसे हैं, तो 3 तो ठीक है, हमारा 3 रहेगा ही। 0.14 को कैसे लिख पाएंगे हम, तो आप कहोगे सर 14 है और 1 घटा लेंगे और नीचे कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 पे बार नहीं था तो वो नंबर घटेगा ना, अभी तो हम सीख रहे थे। अब यहाँ पे 90 गुना 3 करेंगे तो 9 तिया 27, 270 प्लस 13 बटा 90, यानी 270 प्लस 13 हो गया 283 बटा 90। फिर आपको वही रिजल्ट दिखा जो यहाँ था लिखा हुआ। मतलब समझ में आ गई आपको? इसको थोड़ा सा ना हम फॉर्मलाइज करेंगे फिर से, और फॉर्मूला के रूप में अगर देखना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है ना, हमेशा ये चीज़ें सीखते आ रहे हैं। अभी हम रेकरिंग डेसिमल में अच्छे क्वेश्चंस नहीं किए हैं, वो भी हम करेंगे। बस आपको अभी जो शुरुआती चीज़ें हैं ना वो बताने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। क्या था वो समझेंगे कि जैसे 0.AB पे बार है और इसे फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप AB लिखोगे, माइनस A लिखोगे और नीचे 90 लिखोगे। क्या ये समझ पाए आप लोग? उसके बाद 0.ABC, BC पे बार लगा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे, ABC माइनस A बटा 99 0। क्यों? क्योंकि बार कितना पे है, 2 डिजिट पे है, तो 2 9। बार कितना पे नहीं है, 1 पे नहीं है, तो 1 0 लगा देंगे। उसके आगे देखेंगे, जैसे अगर हमारा है A.BC, ठीक है ना, और यहाँ पे C पे बार है, तब क्या करेंगे, ABC लिखेंगे, माइनस AB करेंगे। नीचे देखिए यहाँ से 1 9 दशमलव के बाद और 1 पे बार नहीं, यानी 0। तो इस तरह से हम इसको फार्मूला के रूप में देख सकते थे कि जब आपको इस तरह से क्वेश्चन हो, तो आप ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत बच्चा लोग कर लेते हैं ना। ये दोनों जो चीज़ें थी वो बहुत बच्चे लोगों का था, बच्चे लोगों के लिए थे। आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे देखिए हमने लिखा इस तरह से 3.143 पे बार, हम ये लिख सकते हैं ना, इस तरह से लिख सकते हैं बिल्कुल, या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी कोई दिक्कत नहीं है, या हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। बातें समझ रहे हो क्या आप सभी लोग? समझ में आ रही है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बताना है सभी लोगों को, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब हम सीखेंगे कि ये क्या आ गया, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले ये देखना था हमें कि हम कैसे कैसे नहीं लिख सकते थे इसको,
किस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं अपने कॉपी पे, है ना। क्यों, ये फॉर्म हो सकते हैं, इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। जब आगे वाले नंबर को छोड़ के कोई बीच में हो वो नहीं लिखा जा सकता है, दोनों को छोड़ के कोई एक नंबर पे आ जाए वो भी नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन क्या हम इसके आगे लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा, सही है या गलत आपको बताना है। चलिए पहले इसको हम मिटा रहे हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे अब, जो आपके लिए बहुत नया, बिल्कुल नया होने वाला है, आपने कभी नहीं पढ़ा है ऐसा। निगेटिव रेकरिंग डेसिमल के बारे में हम पढ़ेंगे, निगेटिव रिपीटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। जैसे अगर हमने बोला कि a.b और a पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि प्लस b/10 होगा लिखा हुआ। बात समझ में आपको। जैसे हमने बोला 3 पे बार 0.2, इसका मतलब है कि -3 + 2/10 है, यानी -3 प्लस 0.2 हो गया। बातें समझ रहे हो ना। उसके बाद अगर -3 हम करेंगे प्लस 0.2 में, तो वो चीज़ों को हम घटा करके और फिर माइनस में वैल्यू लिख सकेंगे, यानी 2.8। यही होगा ना माइनस के फॉर्म में। ये हमारा आंसर था। बातें समझ गए क्या। फिर देखिए, जैसे हमने बोला 2.2, इसका मतलब है ये -2 है और प्लस 0.2 कहने का मतलब 0.2, क्योंकि आप दशमलव फिर से हटाओगे, 10 करोगे तो 0.2 ही मिलेगा ना। अब जब 2 में से 0.2 घटाएंगे तो 1.8 होगा माइनस के फॉर्म में। ये हमारा आंसर था। समझ गया सभी लोग। फिर देखिए, जैसे हमने बोला कि 4.3 है, इसका मतलब है -4 है और प्लस 0.3 है, यानी कि -3.7 के बराबर है। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर्स हो गया। तो ये था हमारा निगेटिव रेकरिंग वाले वैल्यू को। अब थोड़ा सा बढ़ेंगे, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में, उसके ऊपर बात करते हैं। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन था कि फ्रैक्शन में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो चीज़ें आप समझ गए हो, है ना। अब आते हैं क्वेश्चंस के तरफ। क्वेश्चंस के तरफ बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चंस आपका आता है 3.2 + 4.6 + 3.4 + 5.6। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में आपके। इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है ना सॉल्व करना। देखिए क्या करना होगा, 3 प्लस आपको पता है, देखो एक ही चीज़ समझेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा आपको। ये 2 तरीके से कर सकते हैं हम। सबसे पहले जो तरीका हमारा है कि ये जो तरीका है 32 पूरा का पूरा हमने लिखा और 3 घटा करके नीचे केवल 9 लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद 46 है तो हमने 46 लिखा है। कौन से नंबर पे बार नहीं है, 4 पे घटा दिए हमने। उसके बाद हमने क्या किया, 1 9 लगा दिया। उसके बाद 3.4 यानी 34 - 3 किया, 1 नंबर पे बार है, 1 9 लगा दिए। 5.6 यानी 56 - 5 किए हैं और बटा 9 हमने लगा दिया। अब एक तरीका था कि इसे सॉल्व करिए, यानी 32 में से 3 गया तो आप कहोगे 29/9 प्लस 46 में से 4 गया 42/9, 34 में से 3 गया 31/9 और फिर 56 में से 5 गया 51/9, यानी कि 9 2 11, 1 12, 1 13 का 3 हाथ में 1, 5 3 8, 4 12, 2 14, 1 15, 153/9। ये है हमारा क्या, फ्रैक्शन। समझ पा रहे हो, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, जो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब समझेंगे कि इस चीज़ों को हम कैसे कर सकते थे। अभी भी तो हमने देखा, आपको दिखाया आपको एक चीज़ें कि इस चीज़ों को लिखना अगर हम चाहेंगे तो 2/9 लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, 9 तिया 27 + 2 29/9। डायरेक्ट आपको ये फॉर्म दिख रहा है। बात समझिए कितना आसान है ये चीज़ें। तो हम क्या करेंगे कि जो पहले 3 4 3 5 आगे लिखा हुआ है उसको एक बार लिखेंगे बाहर में, यानी कि 4 3 7 3 10 5 15 हमने लिख दिया 15। किस फॉर्म में, सॉरी प्लस के फॉर्म में लिख दिया ना। अब 2/9, 6/9, 4/9 और 5/9। इसका मतलब 6 2 8, 8 4 12, 12 6 18, 18/9। अब इसे लिखेंगे तो आप जानते हो, ठीक है। 15 9 135 + 18/9, 8 5 13 का 3,
8 5 13 का 3, हाथ में 1, 3 1 4 1 5 और 153/9। देखो ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम है ना हमारा, ये दोनों आंसर्स बिल्कुल सेम है। कुछ भाई लोग ऐसे कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ें आप करते हो कि 18/9 को यहाँ से ये कैंसिल 2 कर दोगे तो 15 2 17 हो जाएगा, और यहाँ भी काट के 17 आ रहा है आंसर, तो बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है। यहाँ भी कैंसिल करोगे आप 17 आएगा, यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। मतलब समझ में आई आपको वैल्यू क्या करेंगे हम, यानी ये जो वैल्यू लिखा हुआ वो एक्चुअली में 17 लिखा हुआ है जब हम इसे सॉल्व किए। तो उसी तरह से आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। क्या कहा हमने कि दशमलव के पहले वाले नंबर को एक बार जोड़ लीजिए और बाद वाले नंबर को एक बार रेकरिंग वाले फॉर्मूला लगा करके आप सॉल्व कर लो, बिल्कुल आसान तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। मिटा दें इस चीज़ को। जैसे अगर क्वेश्चन है हमारा ठीक है 3.14 माइनस 2.13 सॉल्व करना है, तब क्या करेंगे? देखिए कितना आसान है। तरीका तो एक है कि इसमें से आप 31 घटाओ और नीचे क्या लगाओगे 90। तरीका एक और है कि 213 लिख दो, माइनस क्या करोगे 21 बटा टोटल यहाँ 90। ये एक तरीका हो सकता था, यानी 4 में से 1 गया 3 9 8 3 11 और ये हो गया 2 283 बटा 90 माइनस 2 9 2 11 और 1 192 बटा 90। 283 में 192 गया 1 और 9 9 18 91 बटा 90, यानी जो हमारा आंसर मिला वो 91 बटा 90 मिला। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर पाओगे इसे। या फिर आपको वैसे तरीका जो हमने सिखाया था कि 3.14 माइनस 1/9 0, ये भी कर सकते थे, ज़्यादा वो होगा। फिर उसके बाद क्या करते -2 करते और प्लस 13 में से 1 गया फिर 90 लिखते, फिर 3 में से 2 घटाते 1 करके और फिर वो चीज़ें कर लेते। आप आंसर वहाँ भी से भी कर सकते थे, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा हमें आसान लगी है। तो अभी तक हमने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस भी आए तो जब हम कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर जो निगेटिव इंटीजर निगेटिव जो रेकरिंग होता है उसके बारे में भी हमने सीखा है। एक क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आपको थंबनेल पे दिखा होगा थोड़ा, वो क्वेश्चन हमारा ये है कि 0.AB स्केच थोड़ा स्लो चल रहा है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं सभी लोगों को? प्लस 0.BA बटा 4/9 है, आपको निकालना है A प्लस B। A प्लस B का वैल्यू बताना है। बताइए किस तरह से निकाल पाओगे आप? कर पाओगे क्या? देखिएगा, सबसे पहले ये चीज़ें अभी आपको हमने सिखाया है, सारा कुछ लिखा हुआ है ना कि जब हमारा AB है इसका मतलब है कि AB माइनस A करेंगे और नीचे कितना बटा 90 प्लस यहाँ से देखिए BA माइनस क्या करेंगे B करेंगे और नीचे 90 करेंगे और ये वैल्यू 4/9 के बराबर होगा। अब बताओ, ये AB लिखा हुआ है और ये BA लिखा हुआ है, बातें समझना है। नीचे तो 90 LCM होगा, दोनों के लिए बराबर है। AB का मतलब एक नंबर है 2 डिजिट का, और 2 डिजिट का नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है 10 गुना टेंस और प्लस यूनिट डिजिट। ये चीज़ें समझ रहे हो ना? जैसे हमने बोला कि 21 बनाना है नंबर, इसका मतलब है कि 10 गुना 2 प्लस 1 बना होगा, यानी 10 गुना दहाई प्लस इकाई, 10 गुना दहाई प्लस इकाई आपका क्या देगा 2 डिजिट का नंबर का फॉर्मेशन देगा। तो AB को हम लिख सकते हैं 10A प्लस B लिख पाएंगे और माइनस का A होगा प्लस BA को लिख सकते हैं 10B प्लस A और माइनस का B बटा 4/9। गौर से देखना है, A माइनस का और A प्लस का कैंसिल हो गया, 10A 10B और यहाँ B है प्लस का और यहाँ B है माइनस का, वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ 10 जब हम कॉमन लेंगे तो A प्लस B मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा 90 और 4/9। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। A प्लस B का वैल्यू किसके बराबर 4 के बराबर, यानी हमारा A प्लस B का मान किसके बराबर आ गया 4 के बराबर आ गया। आप ये भी कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। हमने आपको निगेटिव रेकरिंग
भी जो बताया, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था वो चीज़ें आपने सीखा। फिर आपने सीखा कैसे क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, कैसे इस तरह के फॉर्मूला को बना सकेंगे। और अगर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चंस है आपके लिए, मिटा दें इस चीज़ों को, समझ पाए ना आप ये लोग। जैसे कि अगर हमारा m का वैल्यू 0.333 लिखा हुआ है, n का वैल्यू 0.666 लिखा हुआ है, तो बताना है 1/m प्लस 1/n का वैल्यू क्या होगा। बताइए प्रश्न कि m का वैल्यू लिखा हुआ है, n का लिखा हुआ है, 1/m प्लस 1/n आपको बताना है, किस तरह से हम आंसर करेंगे। देखिए कितना आसान है ना, चीज़ें आपको पता है रिपीटिंग हो रही है तो ये वैल्यू 3/9 होगा, और चीज़ें ये भी रिपीटिंग हो रही है तो ये वैल्यू 6/9 होगा, क्योंकि 6 पे अगर हम बार लगा देते हैं तो ये चीज़ें अस्थिर हो जाएगी, है ना, ये चीज़ें क्या होगी, रुक जाएगी बिल्कुल की बिल्कुल, तब आपको ये वैल्यू ऐसे दिखेगा। अब हमें 1/m प्लस 1/n लगाना है, और जब 1/m करेंगे इसका मतलब है कि वैल्यू को उल्टा करना पड़ेगा, है ना, यानी 9/3 लिखेंगे और यहाँ पे हम 9/6 लिखेंगे। अब नीचे जब 6 एलसीएम लेंगे तो 18 प्लस 9 होगा, और 18 9 27/6 होगा। ये हमारा आंसर था, यानी 1/m प्लस 1/n करेंगे तो हमें 27/6 देखने को मिलेगा। इस तरह से हमारा रेकरिंग डेसिमल था जो हम कंप्लीट किए, और मुझे नहीं लगता और कोई डॉट है। वैसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं। अब आप क्या करना, जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, आपके बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को उठाइए, सॉल्व करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछिए पर्सनली। और ठीक है, आज के लिए इतना ही।